नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाकाल। कैसे हो प्यारे बच्चों? एकदम धुआंधार न्यूज के साथ, एक दिल खुश कर देने वाली न्यूज के साथ आए हैं। और ऐसा ही पुलिस भर्ती बोर्ड ने आपके है ना एक सुनहरा अवसर दिया, एक सुनहरा मौका दिया है। और टैगलाइन भी हम लोग ऐसी बना के लाए, ऐतिहासिक वैकेंसी, महा वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज ना डिटेल में चर्चा करने वाले, सबसे बड़ा जो घूम रहा है सर्कल, सर एग्जाम डेट को, एग्जाम डेट पे मैं एक बड़ी चर्चा करने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहना। और जो भर्ती है वो भर्ती हमारी 60,244 वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि सबसे बड़ी वैकेंसी बोल लूं तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 60,000 में ऐसे युवा पहुंच जाएंगे ना जो ना बिल्कुल जीरो लेवल के घरों में रह रहे हैं, जिनकी ना कई सारी विषम परिस्थितियों के बीच रहकर पढ़ाई की है। मैं लगातार, हमारी पूरी गुरुकुल टीम लगातार आपसे इसी बात पे विशेष चर्चा करती रही है कि वैकेंसी तो बेटा आने वाली थी, वैकेंसी तो आने वाली थी, बस देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी आए तो, और आए तो दिल खुश कर दिया है ना, एकदम दिल गदगद कर दिया है। चलो, समय बिना व्यतीत करे हुए हम लोग बात करते हैं बेटा। एक एक मुद्दे पे, एक एक पॉइंट पे विशेष बात होनी है, ठीक है? चलो, उत्तर प्रदेश सरकार और नीचे लगा उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, सीधा सीधा तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है और विज्ञप्ति का नंबर ये, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, सीधा टू द पॉइंट आना पसंद कर रहा हूं कि यहां पे जो है ग्रेड पे है वो हमारा कितना है, 5200 से लेके 20,200 का है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो मुद्दे की बात है उस पे बात करते हैं। वैकेंसी टोटल कितनी है? 60,244। अब इसको इन्होंने कैटेगराइज क्या किया है, इन्होंने डिवाइड किस तरह से किया है उस पे बात करते हैं। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का 24,102 पद, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए भी 6,024 वैकेंसियां हैं मेरे प्यारे बच्चे। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 16,000, अनुसूचित जाति के 12,650 और अनुसूचित जनजाति एसटी एसटी के लिए, उनके लिए कितना है, 1,204 वैकेंसियां इन्होंने डिफाइन की हैं, ठीक है। अब सुनो अगली बात, हर एक बात पे विशेष बात होने वाली है। ज्यादा आगे कि हाँ, यहां पे देखो इन्होंने लिखा है कि आवेदन का समय सारणी, सबसे मेन पॉइंट, जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण बस कुछ ही क्षणों में आने वाला है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आरंभ होने की तिथि और ऑनलाइन आवेदन की दोनों की बात की है इन्होंने। 27/12/2023 यानी कि आज से 3-4-5 दिन बाद हमारे फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 27/12/2023 पे, ठीक है बच्चे। अब देखो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, इसको ना मैं रेड कर दे रहा हूं क्योंकि इस तारीख तक आपको वेट नहीं करना है। जब आपने इतने दिन वेट किया है तो अब है ना, अब वेट नहीं करना है, क्योंकि हमें जैसे ही शुरू होता है उसके 1-2 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर इसको सबमिट कर देना है। अब देखो टाइमिंग का खेल, देखो टाइमिंग का खेल 27 तारीख से शुरू हो रहा, 16 को खत्म हो रहा है, यानी कि 4 दिन यहाँ, 16 दिन यहाँ, 20 दिन करीबन हमें मिल रहे हैं बेटा। 20 दिन के अंदर टाइम बहुत कम दिया इन्होंने, टाइम को विशेष ध्यान रखना है। शुल्क आवेदन का संशोधन की अंतिम तिथि, इन्होंने ऐसे कोई आपसे गलत चीज भर जा रही है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। आवेदन का शुल्क, जो फॉर्म की फी होगी तुम्हारी वो मात्र 400 रुपए है, ठीक है। 400 रुपए मात्र लिख दिए, लेकिन है ना अब लिख दिए तो देने पड़ेंगे आगे आते हैं। आगे लिखा है राष्ट्रीयता, यानी कि जो भी तुम्हें एलिजिबिलिटी चाहिए, अहर्ताएं चाहिए, उन पे बात की। भारत का नागरिक हो ऐसी कोई बात नहीं, तिब्बती, ये सब तुम ठीक हो, बिल्कुल बढ़िया हो, कतई हिंदुस्तानी हो दिल से बेटा बात करते शैक्षिक अहर्ता, आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जाने के लिए। उन्होंने बोला है बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं में उत्तीर्ण या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष अहर्ता, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं बोली है। आपको 12th पास हो, है ना, बढ़िया से पास हो, ऐसा नहीं नंबर परसेंटेज कुछ लिखा है, आप पास हो, आप फॉर्म भर सकते हो, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी कर रखा है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है अधिमानी अहर्ता, ठीक है। उसकी क्या बात है, बच्चे सबसे ज्यादा इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूज हैं कि सर
क्या हमें है ना DOEA CC से या नीलिट से कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इस वाले ये मुद्दा स्टार बना दे रहा हूं। सबसे बड़ा बच्चों को जो कंफ्यूजन होने वाला है वो अब कह रहा है कि समान होने पर, यानी कि मेरे बच्चे अगर किसी बालक के 220 में से, वो 300 में से अगर 220 नंबर हैं, इनका नाम धर दे रहे टिचकुले के हैं 220 नंबर और पिचकुले के भी 220 नंबर हैं, तब हम लोग किस कैटेगरी के अनुसार इन्हें प्रायोरिटी देंगे कि इस टिचकुले को इतने या पिचकुले को इतने मिलने चाहिए। तो इन्होंने बताया गया कि इन तीनों में से आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया गया होगा उसमें। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी गई है? O लेवल को। ठीक है, अगर एक बालक ने क्या लगा रखा है? O लेवल, और एक बालक ने कोई नहीं लगाया है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी O लेवल को। मान लेते दोनों ने O लेवल लगाया है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वह अगर आर्मी वाला है, सेना में, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, अगर उसने क्या कहते हैं सेवा कहीं कर रहा है होमगार्ड के रूप में या किसी के रूप में भी, तो उसको, और अगर उसके बाद भी क्या है कि आपको NCC का B सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। चलो आगे आते हैं, मेन बात है ना, बात पे बात बढ़ती चली जा रही है, और हम लोग है ना एज क्राइटेरिया क्या है? ज़्यादातर बालक क्या हुए, तैयारी करते करते है ना बुढ़े बुढ़े नहीं हुए, वो आज भी जवान हैं, लेकिन सरकार की नज़रों में ना बुढ़े हो जाते हैं। भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी को दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मेन बात हम लोग इस पे 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 22 साल की एज की बात की गई है। अब देखो यही बात महिला अभ्यर्थियों में मैं टू द पॉइंट आ रहा हूं कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ये सब UR के लिए, अभी कैटेगरी की बात मैंने कतई नहीं की भाई, ये सिर्फ UR के लिए, अनरिजर्व के लिए, कि पुरुषों की क्या होनी चाहिए 22 साल भी बुढ़े मान लेते हैं, और महिलाओं को कितना होना चाहिए 25 साल। ठीक है, परंतु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, ठीक है, एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेश के निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि जिस तरह के रिलैक्सेशन यूपी में हैं, वैलिड हैं, वो सारे के सारे रिलैक्सेशन आपको OBC, SC, ST सबको मिलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। अगर आप बाहर के कहीं के हो तो आपको इस चीज का फायदा नहीं होगा, आप UR में काउंट किए जाओगे। ठीक है, आ जाओ। शारीरिक स्वस्थता, ये भाई बिल्कुल सही है, शारीरिक दृष्टि से अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, है ना, शारीरिक दोष मुक्त, मतलब ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ऐसा नियम 6 आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, आप फिजिकली फिट होगे तभी पुलिस की तैयारी कर रहे हो बेटा। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा था जब इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था नॉर्मलाइजेशन का, तब कई एकदम यूट्यूबर्स बवाल मचा दिए कि अब ऑनलाइन पेपर होना है, फलाने ने टेंडर ले लिया, ढिकाने ने टेंडर ले लिया, कतई गर्दा उड़ाता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला है, क्या बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन दस्तावेज सही ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि पेपर स्पष्ट तौर पे हमारा ऑफलाइन होने वाला है। आगे कह रहा है लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे, सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव रखे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 नंबर की, बेटा मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये 300 नंबर तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाले हैं। लोग कह देते हैं कि ना एक पेपर तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदल सकता, मैं कह रहा हूं वो 2 घंटे तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे बेटा, जो है ना जिन 300 नंबर पे तुम काम करने वाले हो। आगे आ जाओ, आगे लिखा है कि एक है ना 2 घंटे का होगा, साफ साफ लिख दिया है, 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषय 4 विषय होंगे, स्पष्ट तौर पे ये 4 विषय होने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट की बेटा बात होने वाली है। ठीक है, अब पहला क्या है? सामान्य ज्ञान। पहली बात सामान्य ज्ञान की होगी, दूसरी सामान्य हिंदी की होगी, तीसरी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ, है ना, और इसके बाद क्या है? रीजनिंग, बुद्धि लब्धि वगैरह इन्होंने सब इस तरह लिखा है। और कहा है कि 150 प्रश्न होंगे जो
क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। और इन्होंने कहा है कि हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होने वाले, तभी मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, तभी मेरे बालक 2 नंबर का होगा। इसीलिए इसमें 2 का गुणा कर देते तो कितना हो रहा है, यहां पे 300 हो रहा है। करेक्ट। आगे आओ, आगे कह रहा है कि प्रत्येक गलत के लिए 0.5 ऋणात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। और बच्चा इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होना कि 0.5 का मतलब होता है आधा। नहीं 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 नहीं, आप मैथ में एक्सपर्ट हो, अच्छी बात है। 0.5 किसका 0.5? 2 का 0.5। तो यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की। यानी कि आपको एक सही होने पे 2 नंबर मिलेंगे, गलत होने पे आपका 0.5 काटा जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आगे हो, परीक्षा OMR आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। समझ गए? यानी कि ऑफलाइन होने वाला है, आपको गोले गोले भरने हैं। ठीक है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में, अन्यथा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जानी है। देखो, एक र्यूमर लगातार उड़ता चला आ रहा है कि 11 फरवरी को पेपर होना, एक ही दिन पेपर होना, एक ही शिफ्ट में पेपर होना। उन्होंने इस चीज को, इस वाले लाइन को उन्होंने अंडरलाइन करके कह दिया है कि ये डिपेंड पता किस पे करेगा, बच्चों के नंबर ऑफ फॉर्म्स पे। अगर फॉर्म 25 लाख होते तो अपन एक ही पारी में कंप्लीट करा लेंगे, क्योंकि ऐसा पैट में देखने को मिल चुका है। जबकि 18 से 22 हमारे वो सेंटर बने थे, फिर भी हमने कंप्लीट करा लिया था। और यहाँ तो हमें सेंटर ज़्यादा बनाने, हर एक जिले में पॉसिबिलिटी बन सकती है, बनी जाए। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई डेट की बात नहीं की है इन्होंने। आगे भी बढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा दिनांकों में करानी होगी, ये बात खत्म। आगे आ जाओ, आगे हमसे लिखा है दिनांक 18/12/2023 को यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो ये काम है वो 18/12 को देखा जाएगा, कितने फॉर्म आए है ना, उस हिसाब से डेट का सेटलमेंट, उसी हिसाब से पारियों का, यानी कि एग्जाम की कितने शिफ्ट में कंडक्ट कराना है, वो सारी की सारी बात हमारी 18 को कंप्लीट की जाएगी। आगे लिखा है लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, मतलब आंसर की आपको दी जाएगी। आगे कह रहा है उत्तर विकल्पों को अथवा अभ्यर्थियों को आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर की के अकॉर्डिंग है ना, आप सही हो, तो आप उस पर अपनी ना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प में त्रुटिपूर्ण है, यानी कि एरर आती है तो आप कर सकते हो। ऐसा SI में भी होता है, सब इंस्पेक्टर वाले में हुआ था, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और वगैरह वगैरह लिखा है, ये कुछ नहीं है। आगे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक दक्षता है ना, सफल जो भी बच्चे सफल पाए जाएंगे परीक्षा के अंदर, ठीक है, अभिलेखों की शारीरिक बुलाया जाएगा। देखो, अब बच्चों के दिमाग में आएगा कितना बुलाया जाएगा। जैसे मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, 60,000 बच्चों को मतलब उन्हें भर्ती करना है। ठीक है। इसका 2 पॉइंट टाइम 2.5 गुना, 25 शंका 150, यानी कि आपको करीबन 1.5 लाख बच्चे जो होंगे, 1,50,000 बच्चों को ये फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं मेरे बच्चे। ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब सबसे मुद्दे की बात, जो बच्चों के साथ तकलीफ होती है वो क्या तकलीफ है कि सर ऊंचाई है ना, लंबाई वगैरह, सीना वीना कैसा होना चाहिए, ये पुरुषों की बात की गई है, ये हमारे जवानों की बात की गई है। उन्होंने से कहा कि आपकी ऊंचाई है ना, आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि ठीक है, ये तो होती है हाइट वाइट है ना, और जगह GD में चले जाओ 170 है ना, और शायद दिल्ली पुलिस में भी 170 लेते हैं है ना, लेकिन पुलिस में अपना ठीक है। आ जाओ, आगे कह रहा है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊंचाई 160, यानी कि किसके लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 160 सेंटीमीटर का रखा गया है। यानी कि यहाँ पे भी इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। सीना है ना, चेस्ट की बात करो, चेस्ट में बेटा सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर, यहाँ 56 इंच का नहीं चाहिए, 79 सेंटीमीटर का सीना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है। और फुलाने पे 84 होना चाहिए,
और आगे की बात, इन अभ्यर्थियों के लिए क्या किया गया, 77 से 82 दो का रिलैक्सेशन दिया गया। यानी कि अगर नॉर्मल बच्चों की बात करें तो हाइट 168 सेंटीमीटर और जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए बच्चे। ठीक है, ये तो होगा है ना, कतई वो डिफ्टिप्स मारते हो कि नहीं मारते हो, क्या ऐसे ही हम हमारे गांव वाम चले जाओ भाई साहब, है ना, लौंडा 4 बजे उठ के दौड़ मार के आ जाता है, तुम सोते रहते हो लेटे लेटे। आगे आओ, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। बच्चियों की बात की जाए तो बच्चियों का क्या है कि उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये बात होगी। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 147, यानी कि यहाँ पे भी इनको रिलैक्सेशन दिया गया है, 147 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इनके लिए एक और स्टार लगा दो इस पे, है ना। स्टार क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन, पुरुषों में वजन का कोई खेल नहीं है, महिलाओं में 40 किलोग्राम न्यूनतम, यानी कि इससे कम वजन कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब आप फिजिकल के लिए जाओ, अगर थोड़ा बहुत वजन कम है तो खाना पीना खा के जाना भाई, और पहले से थोड़ा इंक्रीज कर लेना, है ना। बाद में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर इस बात के लिए आप बाहर होते हो तो है ना क्या बोल सकते हो ना, फिर क्या ही करोगे जब सब कुछ लास्ट में आके ऐसा हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है उसकी बात करते हैं। अगर मेल के लिए बात करें, ठीक है, मेल के लिए मैं दोनों एक साथ बात कर ले रहा हूं। जो मेल के लिए है वो हमारा कितना है, 4.8 km, ठीक है, मतलब लगभग 5 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है। कितनी देर में करनी है, 25 मिनट के अंदर। ये जो रेस है वो आपको 25 मिनट, यानी कि अगर ना आप उछलते कूदते रहते हो तो ये रेस बहुत बड़ी नहीं है और टाइम भी नॉर्मल दे रखा है। अगर ये महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए बात करें बेटा, फीमेल के लिए बात करें तो 2.4 km इन 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट के अंदर आपको, है ना, लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.4 km चाहिए आपको। ठीक है, आगे विस्तृत जानकारी दी गई, इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि लड़कों के लिए 4 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर, लड़कियों के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर। ठीक है, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, इसमें क्या बात की गई है, सफल अभ्यर्थियों को बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंकों में कम से कम श्रेणी में रखा जाएगा, वो उनका बनेगा। अब देख लो, अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो छूट की, बिल्कुल जो उन्हें छूट दी जाएगी अनुसूचित जाति को, एससी लोगों को, तो उनको कितना दिया जाएगा, 5 वर्ष का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। अब अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का, ओबीसी को 5 वर्ष का। आर्थिक रूप से, अच्छा इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया यहाँ पे, एज में रिलैक्सेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं है, है ना, कि यहाँ पे प्रिंट नहीं आया है, दिया नहीं होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। होता तो यही है, वहीं से सीधा पीडीएफ डाउनलोड है नहीं बेटा, ये है नहीं। चलो आगे की बात करो, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पे, ये चीज मैं आपको भरना एक दिन बता दूंगा, 27 तारीख से पहले एक दिन मैं फिर लाइव आने वाला हूं। ठीक है, सारा का सारा डिटेल, कैसे फोटो लगाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये सब बात आपको, प्रारूप भरे जाने वगैरह, भली बात ऑनलाइन आवेदन के किए जाएंगे, ये सब करवा दूंगा। मेन मुद्दा फिर एक नए मुद्दा क्या है, सिलेबस। सबसे पहले मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। जीएस में आपको साइंस आने वाली है, हिस्ट्री आने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है ना, इकोनॉमी आने वाली है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आने वाला है, पॉपुलेशन पे आने वाला है, एनवायरनमेंट का खेला है, ठीक है, और जियोग्राफी का भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राजस्व यानी कि यहाँ का रेवेन्यू यहाँ का ही, ठीक है, और पुलिस एवं सामान्य प्रशासन व्यवस्था यानी कि जो पुलिस के महकमे के अंदर जिस तरह की एक्टिविटी होती है उन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है, रिलेशन के बारे में बात होने वाली है। साइबर क्राइम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पुरस्कार, ठीक है, गेम्स, और तुम्हारा क्या कहते हैं,
कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, कौन सी कैपिटल है, इस पे आने वाला है। और इम्पोर्टेंट डेट है ना, आज कौन सा दिन है, कि 14 तारीख को कौन सा दिन था, 14 फरवरी को। आगे आओ, अनुसंधान एवं खोज, इन्वेंशन के बारे में बात होनी है। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, इस पे भी बात होने वाली है। ऐसे हो जाता है ना, सोशल मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है ना, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे किसके फॉलोअर्स है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो आगे आओ, सामान्य हिंदी, हिंदी है ना, कतई बढ़िया। अगर मैं वेटेज की भी बात करता चलूं, तो अगर जीएस की बात करके चलते तो यहाँ पे 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटा, आउट ऑफ 150 से। ठीक है, चलो ये एक काम करेंगे, बाद में डिस्कस 1 मिनट का कर लेंगे। यहाँ पे देखो, सामान्य हिंदी की बात करो तो बेटा, सामान्य हिंदी में क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण, मौलिक, ठीक है, तत्शब्द, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, बनवर्ड सब। अरे हिंदी का बता रहे तो हिंदी में है, हाँ। बनवर्ड नहीं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है, समरूपी है ना। अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध वाक्य करना, लिंग, वचन, भेद, क्रिया, विशेषण, यानी कि मैं बोलूं तो आपको आरसी पैराग्राफ आने वाला है। और आपको लेखक वगैरह आने हैं, रचनाएं आनी है, भाषा पुरस्कार भी आने हैं इसी में, और व्याकरण भी आपका। ठीक है, चलो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस पे बात होनी है। संख्यात्मक योग्यता, सरलीकरण, मैथ की बात करो, मैथ के करीबन आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एवं फ्रैक्शन, ठीक है। आगे लिखा है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है आपको, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों पे बात की, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, और यूज टेबल्स, मतलब यानी कि इसको फिर अंडरलाइन करता हूँ, ग्राफ की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, डीआई। ठीक है, अर्थमेटिकल बात की जाएगी, एनालिसिस की, और मिसलेनियस लिख के ये पल्ला झाड़ लेते कि मैं अगर एक आध क्वेश्चन कहीं से दे रहा हूं तो आप ये बोलने के हकदार नहीं हो कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिला मेरे बच्चे, हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे अहम बात है ना, आपको मेंटल एबिलिटी, ठीक है, यही एक तरह से मैथ के अंदर रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पे एंटर कर देता है। आपको क्या करना है, डायग्राम्स के क्वेश्चन, बेनारिक की जो सिंपल रिलेशन वगैरह पूछते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। संकेत यानी कि इंटरप्रिटेशन, और क्या नाम तुम्हारा, शब्द रचना, अक्षर है ना, वर्णमाला, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन का पोर्शन आ गया। लॉजिकल है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है ना, ये सब, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन आ गया। और स्पेशल रीजनिंग भी आपको दे रखी है, ये रही, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि आपको एक तरह से एनालॉजी का पोर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। जनहित, इसमें सारी चीजें आती हैं, लॉ और कानून, शांति वगैरह, ये सब इसमें देखने को मिल जाती है। आगे मानसिक लैंगिक भेदभाव वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। आ जाओ आगे, असमानताएं, चिन्ह वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन दिख गया, बेस्ड ऑफ द अल्फाबेट सीरीज, यानी कि अल्फाबेट से। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय प्रक्रम, बेन डायग्राम, चार्ट है ना, और अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे ये वर्ड लिख के इन्होंने आपको ये बता दिया है कि सेटिंग अरेंजमेंट या पजल्स का पोर्शन आपसे पूछने वाले हैं, और सबसे बड़ा पोर्शन इसी का है। ठीक है, आ जाओ, रीजनिंग का और एक्सप्लेन किया है, क्या किया है, एनालॉजी, ठीक है, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि खाली स्थान पे वही लेटर सीरीज के अंदर जो चीज़ देखने को मिलती हैं उन पे बात करनी है। और एनालिसिस, जजमेंटल, यानी कि आपको स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, या स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन है, या स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग ऐसे एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा है ना, उस पर आपको एक डिसीजन लेना होगा, उस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विजुअल मेमोरी, आपको जिस तरह से कंप्लीट करना, फिगर कंप्लीट एक तरह से, ठीक है। आगे आ गया डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके देखने का तरीका, रिलेशन, यानी कि बड़े रिलेशन फिर आपको डाल दिया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये मुद्दा अंडरलाइन करने का आ गया, यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे, है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज की बात की तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है, और रॉन्ग नंबर सीरीज, तीनों सीरीज देखने को मिलेंगे।
अब हमसे आगे बोला गया है कि एबिलिटी टू डील विद द ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, जो भी जिस तरह के मैथमेटिकल टर्म्स में बीच बीच में एस्ट्रिक्स वगैरह डाल देते हैं, स्पेस डाल देते हैं, उस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो आखिरी बात बस कर रहा हूँ, कंप्लीट करूंगा इसको यहीं पे। काफ़ी लंबा सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सब्जेक्टों की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ठीक है, मैथ में हमें 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग में बेटा 55 से लेके 57 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जीएस में 38 क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है और हिंदी का 37। अगर इन सबको अप्रोक्स मिलाओ तो हमारे 150 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे वेरी करते रहते हैं। अगर एग्जैक्ट मान के चलते हैं तो अगर मैं इसको 20 मान लूँ, ठीक है 20 मान लूँ, तो यहाँ से 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि खेला कहाँ होने वाला है, किस तरह का होने वाला है, एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ एक दिन फिर हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं। अब अपने जहन में बैठा लो बेटा, अगर तुम 4 से 5 घंटे सोते हो तो ना, 5-6 घंटे सोते हो तो उसको कम करके 4 से 5 घंटे कर दो। सिर्फ अब 2 ही काम तुम्हारे जीवन में बचे हैं, सिर्फ पढ़ना और खाना, है ना। बस नींद तब लो जब तुम्हें ऐसा लगे कि बॉडी को अब रेस्ट की जरूरत ही है। क्योंकि सर आपने असली बात तो की नहीं एग्जाम से रिलेटेड। बेटा एक र्यूमर उड़ा चला आ रहा है 11 फेब का। 11 फेब को ये बात सिर्फ और सिर्फ इन्होंने डेटा कलेक्ट कराया है जिलों से, ठीक है, कि क्या हम इस तारीख को पेपर करवा सकते। ये एग्जाम डेट नहीं है मेरे बच्चे, इसको एग्जाम डेट टारगेट नहीं करके चलो। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जाम डेट टारगेट मत करो, ये एग्जाम डेट नहीं है, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें होंगी हम उन पे विशेष बात करेंगे, एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं उस बात पे भी बात करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में जिस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं वो आपके लिए काम करने के लिए मैं, मेरा पूरा गुरुकुल परिवार सब खड़े हैं आपके साथ। बस आपका सिलेक्शन चाहिए बेटा, है ना। अब लाइन लगा के इंटरव्यू करने का जी कर रहा है। अभी तक तो मैं इंटरव्यू करता था 1 से 2 बच्चों का, अब मैं चाह रहा हूं 10-15 बच्चों को एक साथ बैठ के बात करने का, कि आपकी क्या ना जीवन रहा है, किस तरह से तैयारी की है, उस सब को करने के लिए, है ना। एक वर्ड लास्ट में बोल रहा हूं बेटा, अब जान लगाने का वक्त आ गया। मैं ये भी नहीं बोलूंगा, हर एक क्लास में बोलता हूं या जान लगा दो, जाने दो। जाने दो का वर्ड कैंसिल, आज से सिर्फ एक ही बात, जान लगा दो, जितनी है उससे ज्यादा लगा दो बेटा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं बेटा। ये एग्जाम डेट अभी कंसीडर करके हम नहीं चल सकते, जो भी इसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन जल्दी से मिलती है। और सुनो, ये एग्जाम डेट बेटा अगर ये नहीं रही तो मार्च में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसके बाद इलेक्शन का भी देखने को मिलेगा। मैं तो उम्मीद करूंगा कम से कम अप्रैल में जाना चाहिए, बच्चों को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। मैं बहुत जल्दी से एग्जाम डेट पे बहुत बड़ी विशेष स्पेशल चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये चलने दो जो भी चल रहा है है ना। अभी तुम अपनी गांठ बांध के पेपर का वो फॉर्म भर दो, तैयारी में लग जाओ, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।